Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 अप्रैल 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, द हिंदू का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एस्टोनिया को। एस्टोनिया कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। फिर मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आज आपको वॉइस काफ़ी बदली बदली लग रही होगी, थोड़ी थ्रोट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वॉइस काफ़ी चेंज हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने सबसे पहले आर्टिकल को। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर बात करी गई है ऑक्सीजन से रिलेटेड। नाउ मैं आपको बता दूं कि देखो, आज जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन, वैक्सीन, लॉकडाउन्स, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। देखो, यही सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़ चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यही सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको एडिटोरियल सेक्शन पे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो पहला आर्टिकल है, यहाँ पे आप छोटा सा आइडिया रख सकते हो। जो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट ये करता है कि जो केंद्र सरकार है वो एक नेशनल प्लान लेकर चले, ताकि जो ये ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। आज के टाइम पर देखोगे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसका शॉर्टेज हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी गई है कि देखो, जो भी पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्टेड है वायरस से, आज के टाइम पर उनके ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टेप उठाना पड़ेगा सरकार को, केंद्र सरकार को, ताकि ये ऑक्सीजन से इनकी शॉर्टेजेस को पूरा किया जा सके। ओके, ना उसके बाद क्यों पूरा किया जा सके आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, केसेस के बारे में बताया गया। एक छोटा सा नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर बताया गया डेली बेसिस पर आज के टाइम पर देखें तो 3 लाख केसेस क्रॉस हो चुके हैं। पिछले दिन यानी कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सिंगल डे स्पाइक था वो 3 लाख क्रॉस कर चुका था, और आज भी यही हुआ है। सिंगल डे जो स्पाइक है वो देखने को मिला है 3.32 लाख केसेस। आने वाले टाइम पे हम लोग को ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये 4 लाख भी क्रॉस कर सकता है। तो जो डेथ है वो यहाँ पे हुई है 2247। ये सिंगल डे का मैं बता रहा हूँ सारा का सारा डेटा। ये हमारी कंट्री में ये सारी सिचुएशन चल रही है आज के टाइम पर। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक तो हमारे काफ़ी सारे आर्टिकल्स इन्हीं चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप कल के दिन जो आर्टिकल्स हैं उनको रिलेट कर पाओगे। कि आज ये नहीं पढ़ोगे तो उनको रिलेट फिर नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन को लेकर बातचीत की गई है। जो सेंटर है उसने काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑक्सीजन के मूवमेंट को लेकर, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम किए हैं, ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन है वो इधर से उधर ईजिली ले जाया जा सके और जहाँ पर भी शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे उसको पूरा किया जा सके। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बोला गया है जितने भी एडल्ट्स हैं, वो हमने अभी देखा था कि 1 मई से जितने भी लोग हैं जिनकी 18+ एज है उन सभी को वो वैक्सीनेशन लगने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे जितने भी एडल्ट्स हैं मतलब 18+ हैं, वो सब जो है 28 अप्रैल से जो है अपना साइन अप करा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद 1 मई से वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो क्राउड वगैरह भी देखने को मिल सकता है। ना नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बोला यह जा रहा है 300 फ्लायर्स हैं, 300 लोग आए थे असम में, और आप कह सकते हो उनका कोविड टेस्ट मैंडेटरी टेस्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पुलिस एंड हेल्थ ऑफिशियल्स हैं सदर्न आसाम्स बराक वैली में, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रेस करना चालू कर दिया है। जो भी 300 लोग 300 पैसेंजर्स हैं उनका एक मैंडेटरी टेस्ट होना था, लेकिन वो मैंडेटरी टेस्ट स्किप हो चुका है जब वो
कुंबेरग्राम एयरपोर्ट पर आए थे। ठीक है, तो उनको यहाँ पे खोजा जा रहा है ताकि उनकी टेस्टिंग हो पाए, क्योंकि उनमें से भी अगर बहुत सारे कोविड पॉजिटिव हुए तो वो लोग भी आपस में ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगेन ऑक्सीजन को लेकर बातचीत की गई है। बोला यह जा रहा है क्रिएट स्पेशल कॉरिडोर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई टू दिल्ली। ऐसा यहाँ पे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सीधा सीधा यहाँ पर अपना डायरेक्शन दिया केंद्र सरकार को कि इमीडिएटली जल्द से जल्द आपको क्या करना है, एक स्पेशल कॉरिडोर बनाना है ताकि सेफली आप ऑक्सीजन टैंकर्स को पहुँचा सको दिल्ली में। ठीक है, उन वाले स्टेट्स में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ताकि आप वहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो ये टैंकर्स हैं इनको आप पहुंचा सको दिल्ली के अंदर बहुत इजीली। तो उसके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे सारे ही आर्टिकल्स कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन से ही रिलेटेड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आप देख पाओगे नेक्स्ट पेज पर भी यही पूरा हाल है, पूरा न्यूज़पेपर इसी तरीके से भरा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे बीच में जितने भी पेजेस हैं सब पर वैक्सीन ऑक्सीजन भरा पड़ा है। तो हमारे काम का नहीं है वो, जो काम का तो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, ये है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। अभी हमने कल डिस्कस किया था कि एक समिट हुआ है किस चीज़ को लेकर, क्लाइमेट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे उस समिट के बारे में बातचीत की गई है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जल्द से जल्द जो अपना एमिशन है उसको कट डाउन करेगा 52% तक। 2030 तक जो भी पोल्यूशन है, कार्बन एमिशन है, उसको यूएस कट डाउन करने वाला है 52% तक। ऐसा डिसाइड किया गया है इस समिट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक लीडर की समिट हुई है क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये बोला गया है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो यूएस है वो अपने ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस है आज के टाइम पर, पोल्यूशन जिससे हो रहा है, वो कम कर देगा 50 से लेकर 52% से कम कर देगा लगभग 2030 तक। इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप तो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते थे। उनका मानना ये सब कुछ था ही नहीं। उनका मानना ये था, खुद उन्होंने ट्वीट ऐसा किया था कि जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका यहाँ पर बिहेवियर था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो बाइडन इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है और इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाइडन ने अनाउंस किया है, ये मैंने आपको बता दिया, 2030 तक का यूएसए का टारगेट हो चुका है ये। और प्रेसिडेंट ने नए टारगेट दिए हैं इस लीडर समिट के अंदर। ये जो लीडर समिट है क्लाइमेट को लेकर, ये हुई है थर्सडे फ्राइडे में, और इसमें 40 आप कह सकते हो दुनिया के लीडर्स गए हुए थे, जिसके अंदर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी थे, साथ ही साथ चाइना के प्रेसिडेंट भी थे शी जिनपिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी थे। तो ये सभी लोग थे। अगर हम लोग बात करें जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो सब इसी के अंदर थी। नाउ ये जो एमिशन है, ये जो एमिशन का टारगेट अभी हमने सेट किया है, मतलब यूएसए ने सेट किया है, वो एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट का पार्ट भी है। देखो एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसके अंदर डिस्कस किया था सारी कंट्रीज़ ने मिलकर। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसके बारे में मैंने डिस्कशन आज के सुबह वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी किया है। तो देखो ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसको साइन क्यों किया गया था, ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो अपना कार्बन एमिशन आने वाले टाइम में 2050 तक, 2030 तक का टारगेट सेट कर लें कि जो अपना एमिशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई थी। 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन किया था और बहुत सारे मेंबर्स थे, लगभग 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा मेंबर्स थे। गोल इसका मेन यही था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से डाउन रखें। ठीक है, और जो कार्बन एमिशंस हैं आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं, इन सब को कम किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया भी था इसका पार्ट, साथ ही साथ यूएसए तो था ही। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा, ये जो एमिशन का टारगेट यानी जो टारगेट अब की बार सेट किया गया है वो सब एक तरीके से इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्लियर हुआ है। अभी हम लोग बात करें तो हाल ही में हुआ क्या था, जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने यूएसए को इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया था। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाला, वैसे ही यहाँ पर यूएसए को यहाँ से भी बाहर निकाल दिया था। इनका मैंने जैसा कि बताया आपको, ये बिलीव ही नहीं करते थे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेता है, इनकी ये थिंकिंग थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे इसके बराबर में ही है
क्योंकि ये जो समिट हुई है इसके अंदर इंडिया भी था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है क्लाइमेट पार्टनरशिप, किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ये पार्टनरशिप को अनाउंस किया गया है। ये दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर बोल्ड स्टेप्स लेने वाली हैं, दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर क्लाइमेट को लेकर बात करने वाली हैं। देखो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या मतलब है? आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है हमारे कंट्री का, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड का, वो टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसको ही क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। आज के टाइम पर गर्मी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, बहुत सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब रीज़न इसके पीछे है। और ये सारे जो पोल्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, जो मेन एमिटर्स हैं, यूएसए टॉप पर है, चाइना सेकंड नंबर पर आता है, इंडिया भी थर्ड नंबर पर आ जाता है टॉप एमिटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे उसी के बारे में बताया गया है। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कस किया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं और जो ये क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर वर्क करने वाले हैं। दोनों पार्टनरशिप करके इन्होंने बातचीत कर चुके हैं कि साथ में मिलकर ये लोग इन्वेस्टमेंट, डिमॉन्स्ट्रेट क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और जो ग्रीन कोलैबोरेशन है उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ये दोनों ही कंट्रीज़, जो टारगेट था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही हम लोगों को रखना है, उस टारगेट को अचीव करना यहाँ पे काफ़ी पॉसिबल हो जाएगा अगर ये कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं तो। ओके, तो यहाँ पर ये था आर्टिकल, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, ऑस्ट्रेलिया ने एंड कर दिया अपना चाइना के साथ जो डील था, किस चीज़ को लेकर? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने थर्सडे में बोला कि ये जो अपने अकॉर्ड्स इन्होंने साइन किए थे विक्टोरिया स्टेट और जो चाइना के बीच में, BRI एक चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सॉरी मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, वरना मैं आपको पिक्चर यहाँ पे लगा के दिखा देता, क्योंकि पता है होता क्या हो क्या रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से हमारा वीडियो लेट ही हो रहा है। तो मैंने सोचा था आज थोड़ा सा जल्दी कर दे, लेकिन टाइम वही हो गया। ठीक है, हाईलाइटिंग करने में टाइम वही हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको BRI का कभी कल डिस्कस कर लूँगा, पिक्चर मैं आप शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पर, ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स पड़े हुए हैं BRI के, तो आप लोग सर्च कर लेना, ऊपर जाकर मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर देख लेना एक बार। ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, BRI बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है, हम लोग देख लेंगे। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस प्रोजेक्ट से यहाँ पे एक तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है उसने जो अकॉर्ड वगैरह किए थे वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे इसके ये बोला जा रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम लोग फ्री एंड ओपन बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहना है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि चाइना का इंक्लूजन देखने को मिले। तो यहाँ पर एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे विवाद देखने को मिला है। इस चीज़ को देखते हुए जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला कि एक बार और सोच लो ऑस्ट्रेलिया वालों से कि आप लोग ये जो मेंटेलिटी है सही नहीं रहेगी, आपको इस अकॉर्ड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इस अकॉर्ड को कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर फिर भी चाइना और ऑस्ट्रेलिया की बात है, कहीं ना कहीं अगर इंडिया का इंक्लूजन होता तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी यहाँ पर ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी आप लोग देख पाओगे। देखो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, इस आर्टिकल के ऊपर हम लोगों को आने वाले टाइम पे बहुत सारे एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 14 पर आते हैं, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल, एक ही ज़बरदस्त आर्टिकल है जिसका आप लोग यूज़ भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन वगैरह में। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो 82% हुआ है स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, जो छोटे मोटे बिजनेसेस थे उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का वो है 82% तक, ऐसा एक सर्वे ने बताया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला यह जा रहा है 82% तो छोटे मोटे बिजनेस थे जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीज़ों का। ठीक है, और प्री पैंडमिक यहाँ पर आप देख पाओगे सब सर्वे वगैरह कंडक्ट किया है और सर्वे कंडक्ट करवाने के बाद ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। देखो सबसे पहला आर्टिकल ये वाला जो एडिटोरियल है, यहाँ पर ऑथर ने बोला है एड हॉक जजेस के बारे में, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको हम लोग अपॉइंट कर लें और उनको अपॉइंट करके एक काफ़ी बड़ा सोल्यूशन हो सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें जो रेगुलरिटी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल आर्टिकल को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल इज द आर्टिकल ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पे बातचीत करने वाले इस पूरे आर्टिकल के बारे में। देख पाओगे आप काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, तो आपको ईजी शब्दों में, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, वैसे हम लोग मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है ग्रीन एंड रॉ करके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनजीटी को लेकर बात की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे कोई अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे एनजीटी का यहाँ पे आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट होता है, यह डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा की गई है, तो डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल्स हमारे काम के हो जाते हैं, ये दोनों तीनों ही आर्टिकल काम के हैं। ये वाला आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये अगेन पैंडेमिक को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, लॉकडाउन्स को लेकर किया गया है, तो आप इसको ईजिली स्किप कर सकते हो। ओके, उसके बाद आज फ्राइडे है, फ्राइडे में आता है एक इंटरव्यू सेक्शन, तो आप लोग यहाँ पर इस इंटरव्यू को पढ़ सकते हो अगर आपको मर्जी है तो, वरना छोड़ दो। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है, मतलब आज के जो तीनों चारों एडिटोरियल है काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे बात करी गई है किस तरीके से हम लोग अपने एजुकेशन को एक्सेसिबल बना सकते हैं इन अदर वेज। आज के टाइम पर कोविड-19 है, लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने के बावजूद भी हम लोग दूसरे तरीके से किस तरीके से एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा गया है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल पे आते हैं इस वाले के ऊपर। यहाँ पे जजेस प्रो टीम टाइम के बारे में बातचीत की गई है। देखो बोला क्या जा रहा है, आज के टाइम पे अगर हम बात करें कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो नए नए केसेस आ रहे हैं। अब अगर हम लोग पेंडिंग केसेस देखें तो नए केसेस छूट जाएंगे, नए केसेस देखें तो ये जो है पेंडिंग केसेस हमारे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन पहले लाया गया कि एड होक जजेस लाए जाएं। एड होक जजेस मतलब कि जो भी हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, पहले उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर लिया जाए, टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जाए, ना कि रेगुलर अपॉइंटमेंट। थोड़े टाइम के लिए अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि जो ये पेंडिंग केसेस हैं काफ़ी सारे, उन पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पे स्टेप उठाने के लिए किया गया था, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो जो हाई कोर्ट के अंदर आज के टाइम पर जजेस की वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान देना है तो हम लोग को ये जजेस की जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ है उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों को जो ये अगर हम लोग पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए ये फॉर्मूला ला रहे हैं तो यहाँ पर ये भी सही है, दोनों ही चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। एक को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि दूसरी चीज़ यहाँ पर डाउन चली जाएगी। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे याद रखना है आपको एड होक जजेस से रिलेटेड जो हमारे संविधान के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर हैं, आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 224A यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा एड होक जजेस का हाई कोर्ट्स के अंदर, उनके कंसेंट के बेसिस पर। और ऑब्वियसली बात है उनका काफ़ी सारा हुनर भी देखा जाएगा, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, काफ़ी हुनरिटी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होंगे वो, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हमने हाल ही में एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बातचीत की थी हमने, हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज तो बहुत ही ज़्यादा हायर बढ़ी हुई है लेकिन वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, तो हमें दूसरी तरफ इन चीज़ों का भी फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है जो पेंडिंग केसेस हैं हाई कोर्ट के अंदर, आप देख पाओगे वो लगभग 57 लाख केसेस हैं, ठीक है, वैकेंसीज लेवल जो है 40% तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये जो केसेस हैं आज के टाइम पर इस तरीके से देखने को मिलते हैं और ये पेंडिंग है, तो इनको पूरा करना है, इनको रिजॉल्व करने की हमारी आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद आप देख पाओगे मद्रास हाई कोर्ट हो गया, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ हैं ये भी खाली पड़ी हैं, तो इस चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को फोकस देना पड़ेगा और ये जो बैकलॉग है पेंडिंग केसेस का वो भी पूरा करना पड़ेगा। साथ में हम लोगों को ये चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी और जो भी ये जुडिशरी होगी, जो भी जजेस होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे, उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर सारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, एट द लास्ट ये बताया गया है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। देखो आज के टाइम पर हमारे सीजीआई कौन है, अभी हाल ही में शरद ए बोबडे साहब थे, ठीक है, तो एस ए बोबडे साहब इनको हम लोग बोलते हैं। अभी यहाँ पर ये जा रहे हैं तो दूसरे बन रहे हैं जस्टिस एन वी रमन्ना, ठीक है, एन वी रमन्ना यहाँ पे नए सीजीआई बन चुके हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, तो ये जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इनके जाने पर ये आर्टिकल लिखा गया है, ऑथर कौन है,
आप देख पाओगे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी प्रशांत भूषण। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहे थे, आपको मालूम होगा, जिनके ऊपर 1 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगाया गया था। हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, पिछले साल सितंबर की बात है। ठीक है, इन्होंने ट्वीट कर दिया था। तो छोड़ो, अभी यहाँ पे वो मुद्दा अलग हो जाता है। चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने पिछले साल में, यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी हमारे राइटर हैं प्रशांत भूषण, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो पिछले 5 सालों में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो उनका जो रोल है वो काफ़ी हद तक गिरता हुआ नजर आया है। अच्छे से रोल प्ले ही नहीं किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन होता है चीफ जस्टिस, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट की तरह यहाँ पे काम किया ही नहीं गया है। सरकार के गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटल की तरह यहाँ पे काम किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे यहाँ पे चीज़ें बताई गई, बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, चाहे रंजन गोगोई जी को देख लो, उसके बाद आप देख पाओगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉबड़े साहब। तो ये सभी लोग आज के टाइम पर देखोगे, पिछले कुछ CCGI के टाइम से जो ये काम हो रहा है, ये काफ़ी हद तक लो चल रहा है, मतलब कि अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, जो हमारे बॉबड़े साहब हैं, इनका भी रिटायरमेंट हो चुका है, ये भी अब जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से, अब ये भी हट रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे आ जाएंगे जस्टिस एन वी रमन्ना, लेकिन इन्होंने अपना पद इतने टाइम तक देखा, इतने टाइम तक इन्होंने आप कह सकते हो सर्व किया, नियरली 18 मंथ्स ऑफिस टेन्योर। यहाँ पे जो इनका टाइम था 18 महीने का था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे इश्यूज थे जिनको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन जिन चैलेंजेस के ऊपर इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 2019 में। तो नवंबर 2019 के बाद से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमारी कंट्री के अंदर। देखो, जो आर्टिकल 370 थे, जो आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो उसके रिगार्डिंग 100 से भी ज़्यादा पेटिशंस चैलेंज किए गए थे कोर्ट के अंदर, लेकिन उन पेटिशंस का कोई भी जवाब नहीं आया। यहाँ पर पहली चीज़ ये देखने को मिली। दूसरी चीज़, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोटेस्टर्स थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आप कह सकते हो जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ऐसा वहाँ पे आप कह सकते हो कि आप देख पाओगे जो लोग हैं उन्होंने घुसकर टीचर्स स्टूडेंट्स को मारा था। ठीक है, पुलिस के द्वारा यहाँ पे ये सब काम किया गया था। ये सब आप देख पाओगे इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पे हमारे CGI हैं उनके द्वारा कोई स्टेप ऐसा उठाया नहीं गया इन सब कांड के प्रति। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 आया। अब कोविड-19 आने के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से पहले एक चीज़ और यहाँ पे मिस कर दिया हमने, रेफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, जो रोहिंग्या रेफ्यूजी है, रोहिंग्या रेफ्यूजी को लेकर काफ़ी मुद्दा उठता है भारत के अंदर, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर हमारे CGI ने कुछ नहीं किया है अभी तक। और उसके बाद लॉकडाउन का मुद्दा आप देख पाओगे, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। खासकर बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की, तो वो लोग काफ़ी दूर से अपने घर पर पैदल चल कर आए, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उनके प्रति भी कुछ यहाँ पे किया नहीं गया है। अभी मैं एक लाइन दिखाऊंगा आपको, एक लाइन पढ़ के आप सोचोगे कि यार क्या वो लाइन लिख दी है। चलो यहाँ पे उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मुद्दा उठा था। तो यहाँ पे मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इनके पास मुद्दे आए हैं, ये सब मैटर्स उठे हैं इनके टेन्योर के टाइम पर, लेकिन उन सब कामों पर कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है। तो यहाँ पर ये सब का सब यहाँ पे चिट्टा खोल दिया है प्रशांत भूषण साहब ने। और एट दी लास्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी तो लास्ट है नहीं, फिलहाल अभी हम लोग बात करें तो देखो जो बैकलॉग केसेस वगैरह हैं इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा, काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली नहीं। अब आज के टाइम पर देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज़ वगैरह को पूरी कर पाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं किया गया। तो मैंने आपको 6 से 7 मुद्दे बता दिए हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिनके ऊपर काम किया ही नहीं गया है। ये सिर्फ मोटे मोटे मुद्दे हैं जो कि हमने सारे मुद्दे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, चीज़ें न्यूज़ के अंदर रहती है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा ये माइग्रेंट क्राइसिस आया है, मतलब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने जैसे कि आपको बताया वही चीज़ें बताई गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वो लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों की इनकम ख़त्म हो गई। ठीक है, सब ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सरकार क्या बोलती है, इफ़ दे आर बीइंग प्रोवाइडेड मील्स, अगर हम लोग उनको मील्स खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है उनको पैसों की। यहाँ पे बोला ये जा रहा है प्रशांत भूषण साहब के द्वारा कि देखो हेल्प कर सकते थे हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स की, कैसे मनी देकर, ठीक है, कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये बोला गया है कि ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि जब सरकार
खाना प्रोवाइड करवा रही है तो पैसे की क्या ज़रूरत है, खाना खाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं केरला से रिलेटेड। केरला के अंदर बहुत सारा उथल पुथल हुआ था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब ये सारे मुद्दे हैं। फार्म लॉस का मुद्दा है, फार्म लॉस का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सारे ही चीज़ें उठी हैं। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई स्टेप उठाया नहीं गया है हमारे सीजीआई के द्वारा, यहाँ पर बताया गया। नाउ अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो आ जाता है वही अगेन, हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी हैं, ठीक है। प्रशासन में हमारे काम अच्छे से चल नहीं रहा है, तो उनके प्रति भी यहाँ पर हमारे सीजीआई के द्वारा कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। नाउ अब जो ऑथर हैं प्रशांत भूषण साहब, वो खुश क्यों हैं? एक चीज़ से लेकर खुश हैं। देखो, एक काम तो सही किया है सीजीआई एस ए बॉब्डे साहब ने। वो क्या काम किया है? वेस्ट बंगाल के अंदर ट्री केस को लेकर यहाँ पे काम किया। उन्होंने जो ट्रीज़ थे, पेड़ वगैरह थे, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी, तो वो काम बेहतर लगा, ठीक है, बेटर लगा। और यहाँ पे बोला गया इन ऑथर के द्वारा, देख पाओगे जो ट्रीज़ हैं उनको वैल्यू देने के लिए कमेटी सेटअप करी गई, ताकि जो ट्रीज़ वगैरह उनको एग्जामिन किया जा सके, अच्छे से ट्री का कटिंग वगैरह ना हो। लेकिन बाकी सारे काम पे चुपचाप बैठे रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जैक्टली यही बोला गया सीजीआई। बाकी सारे हम ये जो प्रशांत भूषण साहब ये डिसअपॉइंट हो गए। क्यों डिसअपॉइंट हो गए? क्योंकि बाकी सारे काम पर ये सारे साइलेंस ही बैठे रहे, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है ग्रीन एंड रॉ के बारे में। तो ये क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्रीन और रॉ से रिलेटेड क्या है यहाँ पर। एनजीटी आपको मालूम होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक बॉडी है जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया भी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था एनजीटी एक्ट के थ्रू, ठीक है। कब? साल 2010 के अंदर। क्यों सेटअप किया था? ताकि जो एनवायरमेंट रिलेटेड पॉल्यूशंस है, ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल कर पाएँ। तो उसकी वजह से हम लोग इस एनजीटी को लेकर आए थे। और आज के टाइम पर बात करें, जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर, और बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर ये 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में रट चुका है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, देखो एनजीटी को आप कह सकते हो, जो ये एनजीटी है, इसका जो भी चीफ है, जो भी लीडर है, जो भी मेंबर है, एक्सपर्ट मेंबर, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे बात की गई है। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है गिरिजा वैद्यनाथन। ये एक एक्सपर्ट मेंबर हैं, ठीक है, आप कह सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें, ये एनजीटी के सदर्न बेंच की आप कह सकते हो मेंबर सेलेक्ट हुई हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ के ऊपर मुद्दा उठाया गया है। दूसरी तरफ से यहाँ पे मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, दूसरी तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में जो हमें पढ़ना है वो क्या है? एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे बताया गया है एनजीटी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, आप किस तरीके से मेंबर बन सकते हो। देखो, एक कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसको एनजीटी में जाना है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी बॉडी है, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए। पहले आपको चाहिए एक मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के अंदर। 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। साथ ही साथ 5 साल एनवायरमेंट या फिर फॉरेस्ट में आपने कोई भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में वर्क किया हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। उसके साथ साथ इस फील्ड में पोल्यूशन कंट्रोल, हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सारी फील्ड्स भी इंक्लूड रहने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो अभी यहाँ पे हमने देखा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, जो जिनको सेलेक्ट किया गया है एनजीटी का मेंबर, ये भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इनका भी यहाँ पे क्राइटेरिया ये पूरा करती हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो उसमें कोई राय नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो आर्टिकल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं एनजीटी का मेंबर बनने के लिए, वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और आज का जो है लास्ट आर्टिकल, ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोला जा रहा है एजुकेशन को एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं। 2 बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, जिस मतलब हर तरीके से हम लोग सभी लोगों के पास इस एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। AIR, आपने इसका तो नाम बहुत सुना होगा, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। ऑल इंडिया रेडियो। दूसरी चीज़ डीडी, ठीक है, दूरदर्शन। तो इन माध्यम के थ्रू हम लोग एजुकेशन को फैला सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, आज के टाइम पर देखोगे कोविड-19 पैंडेमिक ने लगा दी है रेड, और जो है सब जगह लॉकडाउन्स देखने को मिल गए थे पिछले साल। फिर उसके बाद स्कूल्स कॉलेजेस बंद हुए। अगेन यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है, स्कूल कॉलेजेस हो चुके हैं बंद, पेपर्स बार बार पोस्टपोन हो जा रहे हैं। नाउ बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख पाओगे बोला यह जा रहा है कि देखो
आधे लोगों के पास, अगर हम लोग बात करें गांव में, तो गांव में आधे लोगों के पास अगर हो जाता है फ़ोन है, आधे लोगों के पास फ़ोन नहीं है। आधे लोग क्लासेस ले पाएंगे, आधे लोग क्लासेस नहीं ले पाएंगे, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। बहुत सारी पुअर फैमिलीज़ हैं जिनके जो फ़ोन अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला गया है। सबसे पहली बात, सरकार के पास दो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जिसके 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं। लगभग हमारे कंट्री जो है इंडिया, उसको 92% तक कवर करती है। 92% एरिया तक जो है इसकी रीच है ऑल इंडिया रेडियो की, ठीक है। मतलब हमारे कंट्री की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, 99.19% तक ये ऑल इंडिया रेडियो पहुंच सकता है। दूसरा, दूरदर्शन। दूरदर्शन हैंडल करता है आज के टाइम पर टेलीविज़न, ऑनलाइन मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, और काफ़ी सारे चैनल्स को यहाँ पे सेटअप करता है, और लगभग 49 स्टूडियो सेंटर्स हैं अलग अलग शहरों के अंदर। तो ये दोनों बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर एजुकेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट डालना है। एजुकेशन से रिलेटेड यानी जो आप देख पाओगे, बोला यह जा रहा है इनको एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट बना देना है। क्लास 10th 11th 12th के लिए, सबके लिए यहाँ पे आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऑल इंडिया रेडियो पे आप जो है वो पढ़ाओ, ठीक है। फिर उसके बाद DD यानी DD न्यूज़, दूरदर्शन पर आप लोगों को टेलीविज़न पे पढ़ाना है। और जो रेशो है वो आप लोग को 4:1 का, मतलब कि 4 घंटे तो रेडियो के ऊपर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, 1 घंटा प्रोवाइड करवाना है दूरदर्शन के ऊपर, ताकि जो बच्चा है वो ऐसा ना हो कि फ़ोन में लगा पड़ा है, लगातार 4-5 घंटे से फ़ोन में ही इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इससे ऑब्वियस सी बात है मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 4 घंटे वो रेडियो में ये सारी चीज़ें सुनेगा। उसके साथ जो उसके बाद क्या होगा, जो 1 घंटा वो विजुअलाइज करेगा, टीवी के थ्रू देखेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 4 घंटे रेडियो के थ्रू यहाँ पे पड़ेगा, वो 1 घंटा टीवी के थ्रू पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया है। ये काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इससे देखो यहाँ पे 2 बेनिफिट तो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता था कि हाँ, जो बच्चा है वो देखना चाहिए कि हाँ भाई टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, और जो है फ़ोन स्क्रीन के अंदर आपको देखना है, स्टेयर करना है, लगातार जो है देखते रहना है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। आप स्क्रीन का देखना कम हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटे आपको सुनना है और 1 घंटा आपको सिर्फ देख के पढ़ना है स्क्रीन पर। उसके बाद दूसरी क्या प्रॉब्लम है, दूसरी जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज यानी जो फाइनेंशियली इनस्टेबल लोग हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पैसा वगैरह पे करने की, आप जो है इन सब चीज़ों पर आप सुन सकते हो और पढ़ सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, ये देखो कि हम लोग पूरे एरिया में लगभग पूरी कंट्री को हिट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऑनलाइन बेसिस पर थोड़े थोड़े हम लोग पोर्शन को हिट कर पाते हैं, यहाँ पे हम लोग पूरे कंट्री को हिट कर पा रहे हैं। तो ये इससे बेटर ऑप्शन कुछ है नहीं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार टीचर्स वगैरह जो भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को ट्रेन किया जाए अच्छे से, उनको अप्रोप्रिएट टूल्स प्रोवाइड करवा जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो लोग अच्छे से अपने काम में फ्लुएंट हो सकें और इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पे रेशियो वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे रेशियो हो। 4 घंटे जो क्लासेस हैं वो एयर पे होंगी यानी ऑल इंडिया रेडियो पे, और 1 घंटे की क्लास कहाँ पे हो, दूरदर्शन के ऊपर हो, DD के ऊपर हो। और यहाँ पे स्टूडेंट की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक भी, और हम लोग अच्छी तरीके से पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को भी हिट कर पाएंगे। एक दिल एट द लास्ट यहाँ पे एक और सोल्यूशन दिया गया है, वो एक सजेशन ये है, जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे कंसिडर ये करना चाहिए, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ISP जिनको हम लोग बोलते हैं, ये लोग फ्री इंटरनेट कर दें कुछ टाइम के लिए, जब तक बच्चों के लिए जब पढ़ाई चल रही है तब तक उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकें। यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला गया, देखो यहाँ हाँ पता है ऑब्वियस सी बात है ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकती है। और गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ पैसा वगैरह फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से फ्री का नेट प्रोवाइड करवा सकती है, जिससे कि बच्चे जो हैं आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ अलग ऑप्शंस जिसके थ्रू हम लोग एजुकेशन को एक्सेसिबल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। उसी के साथ करते हैं हम लोग अपने वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।